नमस्कार, मैं हूं आपका साहिल खेरी और आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज में द रियल इशू। जम्मू कश्मीर में दो ऐसे मुद्दे जो सुर्खियों में हैं, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षा दोनों पर बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ बीजेपी का तीखा लेख, जिसमें दावा ये कि जिस सिस्टम पर अक्सर सवाल उठते हैं, उसी सुरक्षा तंत्र एनएसजी और सुरक्षा बलों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला की जान बचाई। सवाल ये भी, क्या वीआईपी लोग खुद सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं या उसे हल्के में लेते हैं? दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ उग्र विरोध। आरोप है कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल कर इतिहास को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। एबीवीपी का कहना है कि यह राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। तो सवाल सिर्फ एक घटना या एक सिलेबस का नहीं, यह सवाल है सिस्टम, जिम्मेदारी और नैरेटिव का। क्या सुरक्षा में कमी है या पालन में लापरवाही? और क्या शिक्षा में संतुलन है या विवादित एजेंडा? आज की बात इसी भी करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बीबीसी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारा जुड़ चुके हैं और उनसे इन बातों को समझेंगे भी, क्यों आरोप भी लगाए गए हैं बड़े। शुक्रिया, धन्यवाद समय देने के लिए, हमारा जुड़ने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिर इन सब चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? बड़े आरोप जो है वो भाजपा द्वारा लगाए गए हैं, और पहले सुरक्षा को लेकर आप बात कर लेते हैं। इन चीजों को आप किस तरह से पॉइंट आउट करें? क्या कोई नैरेटिव सेट करने की जरूरत? देखिए केडी साहब, ऐसा है कि जहां तक रही बात जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ पिछले दिनों खासकर फारूक साहब के साथ, सबसे पहले तो हम ये भी भगवान का शुक्रगुजार करते हैं कि वो अनहर्ट इसमें से निकल गए बाहर। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इसका पूरे का पूरा श्रेय जो जाता है वो एनएसजी और जेएंडके पुलिस को जाता है, जिनकी मुस्तैदी के कारण एक ऐसी अपे घटना जो घट सकती थी वो नहीं घट पाई। और जहां तक रही बात इन सब चीजों के लिए, मुझे ये लगता है कि अगर जहां पर जम्मू कश्मीर के जिस हिसाब से हालात हैं या जो भी आज तक रहा सिस्टम, उसमें जिस किसी को भी अगर ऐसी सिक्योरिटी दी जाती है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी का एक कारण रहता है। लेकिन मैंने जो इवन अपने उस आर्टिकल में भी लिखा वो यही है कि अगर हमारे को ये सिक्योरिटी दी जाती है, किसी को भी जिस प्रकार की भी उसके ऊपर थ्रेट है, उसका पूरा असेसमेंट करके ही सिक्योरिटी एजेंसीज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन क्या जो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि जी। एक तरफ तो सिक्योरिटी हो गई, दूसरी तरफ ये हो गया कि उस सिक्योरिटी के चलते क्या हम अपने साथ उन सिक्योरिटी वालों का, जो लोग हमारी सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं, कहीं हम उनकी जान को खतरे में नहीं डाल रहे? ये हमें जरूर इस चीज का आकलन करना पड़ेगा अपने आप में, जितने भी सो कॉल्ड कैटेगराइज पीपल है, जितने भी सिक्योरिटी कवर्ड पीपल है। और बात दूसरी ये आती है कि क्या इन सब चीजों को देखते हुए हमें आगे बढ़कर इसके ऊपर बात किस तरह से करनी चाहिए? क्योंकि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बाद जो मैंने देखा, खासकर एनसी के खेमे के अंदर और खासकर डिप्टी सीएम की तरफ से, सीएम साहब की तरफ से भी, अगर आप देखें जिस हिसाब के बयान आ रहे थे, कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी, उसके ऊपर मुझे खेद है। क्योंकि ये कहीं पर भी आप इन सब इंसिडेंट्स को टेररिज्म के साथ इंसिडेंट्स को रिलेट कर सकते हैं क्या? क्या आपने कभी टेररिस्ट देखे भी हैं? टेररिस्ट होते क्या है? और मैं तो बड़ी गंभीरता से, और मैं खुद इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं जो आपके सामने हूं, मैं वो इंसान हूं जिसकी खुद हेड ऑन टेररिस्ट को लिया है अपने इन्हीं हाथों के कारण, और मेरी चेस्ट के ऊपर बुलेट लगी थी, जिसका मैंने व्याख्यान अपने उस आर्टिकल में भी किया। तो टेररिस्ट क्या होते हैं या क्या नहीं होते, और टेररिस्टों के कारण क्या पीड़ा और क्या पीड़ा सहना पड़ती है, किसी की कैसे लाइफ बर्बाद हो सकती है, मुझसे ज्यादा इसके बारे में शायद कोई बता ही ना पाए। क्योंकि मैंने खुद टेररिस्टों से लड़ते हुए अपने इसी चेस्ट के ऊपर गोली खाई थी, तो इसी कारण मैं समझ सकता हूं। तो क्या इस जो इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ, क्या ये टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स था, या इसको आप टेररिस्ट इंसिडेंट्स कह सकते हैं? नहीं, दिस वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जहां पर एक पर्सनल वेंडेटा के चलते किसी इंसान को किसी की बात पसंद नहीं आई, और एक 65 साल के एक इंसान को, मुझे लगता है जिसके पास लाइसेंस वेपन था, अपनी किसी पर्सनल वेंडेटा के, अपने किसी के ख्यालात किसी को पसंद नहीं आए या किसी को कुछ ऐसा लगा, ऐसे करने पर उसने ये जो हरकत की, और उस हरकत को हमारे एनएसजी के जो साथ में और जेड के पुलिस के लोग मुस्तैदी से तैनात थे, उन्होंने इसको जी। नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि आप इसको, जब इस इंसिडेंट को आप टेररिज्म इंसिडेंट के साथ अगर आप इसको तुलना करना शुरू कर देंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और ये मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसी के लिए मैंने एक बड़ी डिटेल्ड इसके ऊपर बात भी की। और रही बात इन सब चीजों का, जो फारूक साहब के ऊपर अटैक हुआ, इसका कहीं ना कहीं जो उनके साथी थे, जो साथ में थे, उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया जी अटैक मेरे पर था, जबकि जिसने भी अटैक किया उसने क्लियर कर दिया कि उसका एक पर्सनल वेंडेटा किसके साथ था, किसके साथ नहीं था। तो मुझे लगता है कि उनके बयान भी पब्लिक डोमेन के अंदर है। लेकिन हम हर चीज को उसके साथ कोरिलेट करें, ये कहीं ना कहीं गलत लगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब रही बात जो जेड कैटेगराइज या सो कॉल्ड कैटेगराइज लोग हैं,
इनका अपना भी एक सिस्टम होता है। उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जितना हो सके, क्योंकि जब आपकी लाइफ को थ्रेट है और जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं होता, तो थोड़ा सा हमें भी वैसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जेड कैटेगराइज जी है और वो कहेगा कि मुझे हर एक शादी में ही जाना, अगर 7 शादी है तो 7 शादियों में, क्योंकि जब आप जेड कैटेगराइज श्रेणी में है और आपका जब वो पूरे का पूरा एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, तो अगर वो 7 एरिया या 6 एरिया, अगर आपने 6 शादी अटेंड करनी है, तो सोचिए, एक तो एक्सपेंस इन्वॉल्व होंगे, ऊपर से इसके साथ कितना बड़ी मुश्किल आ जाएगी अगर वो 6 की 6 जगह को उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा। और शादियों के अंदर तो मुझे लगता है देख सुनकर ही जाना चाहिए, क्योंकि शादी का एक ऐसा माहौल होता है कि जहां पर सभी आपके रिश्तेदार भी आए होते हैं। अब मैं, क्योंकि बींगे जमुआइट अगर मैं समझ सकता हूँ, या बींगे डोगरा भी हम ये बात समझ सकते हैं, आपकी शादी में आपके कोई फूफा आए हैं, यहाँ कोई जीजा जी आए हैं एक मिनट के लिए, और अगर किसी सो कॉल्ड सिक्योर्ड पर्सन के किसी भी अगर बंदे ने कोई उनको अपने प्रोटोकॉल को देखते हो थोड़ा सा पीछे भी कर दिया, तो आपकी तो रिश्तेदारी पूरी जिंदगी के लिए खत्म है उनके साथ। और आप समझ सकते हो रिश्तेदारियों के अंदर ये चीजें कैसी रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक पॉइंट, भले थोड़ा सा इट्स ऑन द लाइटर साइड, बट दिस इज वेरी ट्रू। अगर किसी का फूफा अगर एक बार नाराज हो जाए या जीजा जी नाराज हो जाए ना, तो कोई भी सिक्योर्ड पर्सन उनको जाके मना नहीं सकता। वो जी बेचारे सर। जिसके जिसने जिसने शादी पे रिश्तेदार बुलाए, तो उसको पूछिए फिर कितनी मुश्किल आएगी। तो मुझे लगता है कि सोच समझ के आपको पिक एंड चूज करना चाहिए, और एक पर्टिकुलर ऐसी मोमेंट पे आप जाए जब शायद वहां पर गेस्ट नहीं आए हैं। लेट अस से कि 400-500 लोग की अगर गैदरिंग है, तो जिन गैदरिंग के अंदर अगर आप जा रहे हैं, तो आपको लगता है 500 लोगों को देखना और 500 लोगों को की तलाशी लेना, क्या ये ठीक है? क्या उस फंक्शन के लिए भी ठीक है? क्या वहां पर इन सब चीजों के लिए एक एक चीज को देखना, और इन सब चीजों में 500 लोगों से अपने वीआईपी को या अपने पीपी को बचाना, क्या एमएसजी को लेके कितना मुश्किल कार्य है? तो हमें लगता है कि ये चीजें थोड़ी देखनी चाहिए हम लोगों को। अगर वंस वी आर हैविंग दैट थ्रेट एंड वंस वी आर कैटेगराइज, so we should also always behave like a categorized person, and we should behave as per our security। ये जी मेरी इसमें मानना है। सर एक चीज और समझेंगे आपसे कि जेड प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी जब मिली होती है, तो उसमें अगर वीआईपी कल्चर बीच में आता है, तो वो कितनी बड़ी चुनौती है। मैं सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे की बात नहीं करूंगा, भाजपा भी है, बाकी पार्टीज भी हैं, तो हर बहुत से नेताओं को जेड प्लस कैटेगरी मिली होती है, सिक्योरिटी मिली होती है, तो पर तब भी देखिए इस प्रोटोकॉल का पालन क्या सब लोग करते हैं, या इस इंसिडेंट को देखने के बाद ये बिल्कुल अमल में लाना चाहिए? देखें, करते हैं या नहीं करते हैं उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर करते होते तो शायद इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ना होते कभी भी। सभी लोग तो इसको नहीं फॉलो करते, पर करना चाहिए। अगर सही में आपको है इस चीज की फिक्र है, तो आपको इस चीजों को जरूर फॉलो करना चाहिए कि वंस यू आर कैटेगराइज दैट मींस देयर इज अ थ्रेट टू योर लाइफ, और इस चीजों को आपको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। अब रही बात जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, अगर आपसे बात करूं, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी लीडरों के बयान देखे, जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जिसकी मैं निंदा करता हूं, जो फारूक साहब पर इंसिडेंट हुआ, इसकी मैं निंदा करता हूं। और मैंने तभी कहा कि ये जितनी निंदा करें उतनी कम है इसके ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने एक जम्मू कश्मीर की सियासत में, रादर देश की सियासत में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। लेकिन सबके अपने अपने ख्यालात हो सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि जम्मू कश्मीर में आज खतरा किसको है? अगर आप इन सब चीजों को देखें तो खतरा किसको है? सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को, 5-6 साल का डाटा या 10 साल का डाटा उठाकर देखें, सबसे ज्यादा शहादतें अगर किसने दी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता ने दी है। आप किसी से भी शुरू कर लीजिए, कितने हमारे वर्कर हैं जिनका सिर्फ इसी टेररिस्ट रिलेटिंग इंसिडेंट्स के कारण जिनकी जान चली गई, लेकिन फिर भी आज भी हमारा कार्यकर्ता एक हाथ में भारत का तिरंगा और दूसरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लेकर आज भी वो सीना तान कर अपने देश के लिए आगे निकलता है। सबसे ज्यादा खतरे में कोई है तो मुझे कहने में इसमें कोई प्रेज नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता है। रही बात बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो शायद उतना खतरा उनको भी हो सकता हो, लेकिन उतना खतरा नहीं जितना एक बीजेपी के कार्यकर्ता को खतरा है। लेकिन जहां तक रही बात कैटेगराइजेशन की, कैटेगराइजेशन के अंदर तो एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले करती हैं सारी एजेंसीज, ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, या हमारे साथ जो भी तैनात किए जाते हैं, हमारे साथ जो कर्मी तैनात किए जाते हैं, उनकी लाइफ भी तो खतरे में होती है। जी क्या मैं, अगर जिस तरह से मैं, क्या मुझे कोई अथॉरिटी है मैं अपने साथ के, जो मेरे साथ जो भी पुलिस वाला या जो भी किसी भी एनएसजी का मेरे साथ कोई है, क्या मैं उसकी लाइफ भी खतरे में डालूं जस्ट कि मुझे कोई शादी अटेंड करनी, जो शायद मेरे कोई डायरेक्ट रिश्ते में शादी नहीं है, लेकिन चले मुझे जाना है, लेकिन क्या मैं उन सब की जान भी इसमें खतरे में नहीं डाल रहा? ये सोचना तो पड़ेगा हर एक इंसान को। तभी मैंने कहा था कि वन शुड बिहेव एज पर हिज कैटेगरी ऑल्सो। तो ये बात शायद थोड़ी किसी को चुभेगी, लेकिन यू शुड बिहेव एज पर द कैटेगरी ऑफ योर सिक्योरिटी। जैसे आप कैटेगराइज्ड हैं वैसे आपको बिहेव भी करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जोखिम है, क्योंकि वो आपकी जान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाने को तैयार है। ठीक है सर, एक चीज और समझेंगे आपसे। डिप्टी सीएम जो सुरेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने भी समीक्षा की मांग उठाई थी, क्या ये एक राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा है,
या असली चिंता है? देखें, अब ये तो आप भी समझ सकते हैं, जिन्होंने ये हमला भी किया उन्होंने भी साफ कह दिया कि उनके टारगेट में कहीं पर भी डिप्टी सीएम साहब तो नहीं थे। लेकिन डिप्टी सीएम है हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको भी पूरी तरह से सिक्योर सिक्योर करना भी जो है, और सिक्योर किया भी हुआ उनको पूरी तरह से, मुझे लगता है कि अच्छी तरह से उनको सिक्योर किया हुआ, और सिक्योर करना भी चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अगर उनको कोई चिंता है तो उसका आकलन भी यही सिक्योरिटी एजेंसीज वाले लगाएंगे, उसको तो शायद मेरा कमेंट करना बनता नहीं। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं एबीवीपी के हवाले से भी बात आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह आज हमने प्रोटेस्ट देखे हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिन्ना को सिलेबस में शामिल किया गया, तो उसके बाद एबीवीपी ने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। तो बीजेपी इसका किस तरह से समर्थन करती है, करती भी है या नहीं, और इस चीज़ को किस तरीके से देखती है? देखें, ये इशू कहीं ना कहीं प्रशासन का या बाकी चीजों का है। उन इश्यूज के ऊपर जो मैंने आज भी सुबह से जितने भी बयान दिए हैं, मैं उससे ज्यादा मुझे लगता है जो सबसे गंभीर इशू वो ये है कि आज तक जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई, दैट वाज अ डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। एक ऐसा समय आ चुका है, ये जो हमारी जिसे जेन जी भी कहा जाता है, जो नई जनरेशन है, इनको हमें हिस्ट्री के साथ वही डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री जो केरनी साहब आपने पढ़ी या मैंने पढ़ी, अगर उसी हिस्ट्री के साथ हम आगे चलते रहेंगे तो शायद समाज में बदलाव ना ला सके। हमें एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या थी उसमें थोड़ा चिंता कर कर, और हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने जितने भी लोग हैं या स्कॉलर्स हैं, उनको एग्जैक्ट हिस्ट्री का पता होना चाहिए। और अगर आप एग्जैक्ट हिस्ट्री में चलते हैं, जिस तरह से आज जिन्ना की बात की गई है, मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इसका ये भी पढ़ना चाहिए हमारे को कि क्यों भारत देश के दो टुकड़े हुए थे, क्यों पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश बना, कौन वो लोग थे जो टू नेशन थ्योरी, अंग्रेजों की दी हुई टू नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट करने में उनके सहायक बने थे, कौन था वो शख्स जो आजादी से 2 महीने पहले लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शिमला में बैठकर इसी टू नेशन थ्योरी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके ऊपर चिंता कर रहा था, और कौन थे वो जिनका ये था कि मैं सबसे पहला आजाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनूं। और जबकि अगर जिन्ना की बात करें या नेहरू जी की बात करें, दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन जब ये कुर्सी पाने की बात है, ये हिस्ट्री हमारे को बताना जरूरी है। और मैं जरूर आज सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं कि जब कुर्सी की बात आई तो फिर दोस्त दोस्त ना रहा, उसके अंदर वही हो गया कि जैसे जिन्ना ने अपना मुल्क चुन लिया और नेहरू जी ने अपना मुल्क चुन लिया, और दोनों की आपस में चलती वो जो पॉलिटिकल ग्रीड में जिसके लिए टर्म यूज करूंगा, उसके चलते कितने लाखों लोग इस चीज की बलि चढ़ गए। क्या इसके ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है? रादर देन दिस कि हम कुछ भी बात करें, लेकिन हमें लगता है कि आज एक समय और एक ऐसा दौर आ चुका है दैट जेन जी शुड नो अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री। और हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में जहां जहां पर कोई गलत चीज हुई है वो फिर से रिपीट ना हो, इसीलिए हमारे को हिस्टोरिकल नॉलेज या सो कॉल्ड जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी अगर आप उन सब चीजों को जैसे डिस्टॉर्टेड आज तक ही हमें बताया गया, जैसे हमें बताया गया जी के वास्को डे गामा का केम एंड एक्सप्लोर्ड इंडिया, जबकि सच्चाई ये है कि उससे कई वास्को डे गामा के आने से कई साल पहले हमारे हिंदुस्तान के नाविक तो यहाँ से एक ऐसी गजट के सारे केप ऑफ गुड होप से आगे जाया करते, तो वहां से सोना लेकर आते थे, तभी तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया। हमारे देश में ऐसा कोई सोने की खान नहीं थी। क्या ये हिस्ट्री, एग्जैक्ट हिस्ट्री बच्चों को नहीं पता होनी चाहिए? हमारे बच्चे भी पढ़ते नहीं कि वास्को डे गामा किसका मामा था? क्या हमारे बच्चे भी ये पढ़े? उनको एग्जैक्ट हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि हमारे लोग काफी काबिल थे वास्को डे गामा एंड पार्टी से, और हमारे लोग उससे पहले ही केप ऑफ गुड होप से आगे जाया करते हैं। क्या ये एग्जैक्ट हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस लोगों को नहीं पता होनी चाहिए? क्या टू नेशन की थ्योरी के चलते ये नहीं पता होना चाहिए कि किन लोगों की पॉलिटिकल ग्रिड के कारण हिंदुस्तान, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश बना? कि दोनों दोस्त आपस में चाहते थे पहला प्रधानमंत्री मैं बनूं, दूसरा प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री मैं बनूं। आपस की लड़ाई के कारण जो लाखों लोग इनकी बलि चढ़ गए, उनके बारे में कौन बात करेगा? क्या आज की जनरेशन को ये जानने का हक नहीं है कि सच्चाई क्या थी? क्या आज की जनरेशन को यह जानने का हक नहीं है कि वो अटारी स्टेशन के ऊपर जो ट्रेन उस समय लाहौर से कटकर आई थी, और वो जब स्टेशन पे ट्रेन रुकी, उसमें से एक भी इंसान जब नीचे नहीं उतरा, तो स्टेशन मास्टर ने ये सोचा कि क्या कारण है कि इससे में से कोई नीचे नहीं उतरा। और जब उसने स्टेशन मास्टर ने उस ट्रेन के अंदर झांका, तो सभी के सभी लोगों की कटी हुई लाशें थी उसके अंदर। माताओं की कटी हुई लाशें थी, लोगों की कटी हुई लाशें थी, और माताओं के स्तन तक काट दिए गए थे, और छोटे छोटे मासूम बच्चे उन स्तनों से स्तनपान करने की कोशिश कर रहे थे। क्या इतना दर्दनाक ये हिस्ट्री है? क्या इसका पता नहीं होना चाहिए? केवल जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, और आपकी पॉलिटिकल ग्रिड के चलते इतने लोग बलि चढ़ गए। क्या इस हिस्ट्री का बताना लोगों को जरूरी नहीं है? मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। बाकी जो है वो तो जिस तरह से भी बात चल रही है उसके ऊपर इनकी चिंता करना अपना विषय, अब हर एक का अपना रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है, और मेरा ये मानना है कि सच्चाई जो हिस्ट्री में रही, और हिस्ट्री में हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हमने कहाँ किए उसको पता, उसका हमारे जन जी को पता होना चाहिए। तभी कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अभी तक हम उस लम्हों की सजा, अभी तक हमने जो वो पॉलिटिकल ग्रिड की सजा हम लोग अभी तक पा रहे हैं। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि
स्टूडेंट्स को बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री शुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड, एग्जैक्ट हिस्ट्री बताई जाए, इसका मैं हमेशा समर्थन करूंगा। तो अब इस मुद्दे को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एबीवी लगातार प्रदर्शन इस पे कर रही है, कोई ठोस कार्रवाई की उम्मीद है? मैं तो यही कहता हूं कि आप एग्जैक्ट हिस्ट्री बताएं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या ब्लंडर्स थी जिन्ना की, और क्या ब्लंडर्स की हैं नेहरू जी ने, इसके बारे में जरूर बताएं। बाकी तो जो भी है वो प्रशासन देखे और वो लोग देखें, मैं उस पर तो नहीं कोई अपनी राय देना चाहता, लेकिन मेरी राय यही है कि एग्जैक्ट हिस्ट्री, नॉट ए डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। वी हैव सफर्ड ए लॉट ड्यू टू द डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री व्हिच वाज टॉट टू अस फ्रॉम 5-7 डिकेड्स। नाउ इट्स ए टाइम जेन जी शुड नो कि एग्जैक्टली क्या सच था और क्या झूठ था, और जरूरी एक बार ये सारी के सारे हमारे जो जितने बच्चे हैं ये जरूर जरा उस अटारी स्टेशन की, उस कटी हुई ट्रेन की स्टोरी जरूर पढ़ें, और ये जरूर पढ़ें कि टू नेशन थ्योरी के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए कौन अंग्रेजों की मदद कर रहा था, इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जैसे आपने बातें रखी हैं काफी अहम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आज की ये बात सामने है, तस्वीर साफ दिखती है कि एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था जो खतरे के वक्त मजबूती से खड़ी नजर आती है, और दूसरी तरफ सवाल की क्या उसका सही पालन हो रहा है। वहीं शिक्षा के मोर्चे पर भी सिलेबस को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध यह दिखाता है कि अब अकादमिक फैसले भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या सिस्टम में सुधार होगा या सियासत ही हावी रहेगी। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। The reason I chose SP Smart School is because it prepared me for my boards examination as well as for my competitive examinations. The previous year results have been a testament of this statement. With over 18 positions, 700 distinctions and the UT topper being from our school is our huge pride. The results of the competitive examinations have also been commendable. The students who are not a part of SP Smart School program have no idea what they are missing out on. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector, building leaders in finance and business, shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.